नमस्ते भैया बहनों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रत्यय की परिभाषा एवं उनके भेद। आज अपन पढ़ रहे हैं प्रत्यय का जो पहला भेद होता है कृदंत प्रत्यय, उसके भेदों की संपूर्ण जानकारी। कृदंत प्रत्यय जिसे अपन कहते हैं कृत प्रत्यय, धातोः पश्चात यस्य प्रयोगः क्रियते, येषां प्रत्ययानां प्रयोगः धातोः पश्चात क्रियते। यानी जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद में किया जाता है उसे हम कहते हैं कृदंत प्रत्यय। अब कृदंत प्रत्यय के भेद, उनके बारे में थोड़ी सी विस्तार से जानकारी। ध्यान देना, ये प्रत्यय आपके व्याकरण के साथ साथ में अनुवाद के नियम जब होते हैं उसमें भी एक काम आते हैं। जैसे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाना है, अगर आपको ये प्रत्यय की जानकारी अच्छे से हो गई तो आप जो है हिंदी से संस्कृत आराम से बना सकते हैं। मैं आपको एक दो उदाहरण बीच में बताऊंगी इसके। पहला है कत्वा प्रत्यय, ठीक है ना, जिसे हम त्वा प्रत्यय बोलते हैं क्योंकि क में जो अ है वो निकला हुआ है, स्वर्ण निकला हुआ है, क आधा है। त्वा प्रत्यय भी हम इसको बोल सकते हैं। त्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है, लोप किसका हो जाता है, क का। किसका लोप होता है, क का। शेष रहता है त्वा, लोप होता है क का। यानी कि क में से अ वैसे ही निकला हुआ है और इस क का लोप हो जाता है, शेष रहता है वा। इसका प्रयोग कौन से काल की क्रियाओं में होता है, भूतकालिक क्रियाओं में। कौन सी क्रियाओं में, भूतकालिक क्रियाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थ होता है कर के अर्थ में। उदाहरण के लिए गम प्लस कत्वा प्रत्यय, तो जोड़ करके बन गया गत्वा। और उदाहरण हम देख सकते हैं पठित्वा, हसित्वा, वदित्वा, जिसमें शेष रहता है त्वा, ठीक है। भुत्वा, भू प्लस त्वा। तो कत्वा प्रत्यय बिल्कुल ही आसान है। जिन प्रत्यय में त्वा शेष रहता है, क्या शेष रहता है, त्वा, और क का लोप हो जाता है और भूतकालिक क्रियाओं में कर के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं कत्वा प्रत्यय। दूसरा है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय की पहचान होती है, इसमें य शेष रहता है और लोप हो जाता है ल और प का। लोप किसका होता है, ल और प का। देखो कंपैरिजन करो, इसका प्रयोग भी भूतकालिक क्रियाओं में, इसका भी भूतकालिक क्रियाओं में। अंतर है कत्वा में त्वा शेष रहता है और ल्यप प्रत्यय में य शेष रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसका भूतकालिक क्रियाओं के साथ में उपसर्ग युक्त शब्दों में इसका, यानी ऐसी धातु जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है उसी में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए संभूय, संभूय। अब प्रत्यय हमको देखने हैं तो आगे तो हम देखेंगे नहीं, हम कहाँ देखेंगे, पीछे, क्योंकि प्रत्यय की परिभाषा मैं आपको बता चुकी हूँ। जो धातुओं के अंत में लगते हैं, प्रातिपादिक शब्दों के अंत में लगते हैं, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। अब प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं, किसके पीछे जुड़ते हैं, धातुओं के पीछे जुड़ते हैं। और धातुओं के पीछे देखो क्या शेष रहा है शब्द में, य। और यह किसकी पहचान है, ल्यप प्रत्यय की। और दूसरी पहचान महत्वपूर्ण है, ल्यप प्रत्यय में उपसर्ग होना जरूरी है। संभूय। दूसरा उदाहरण आपको बताती हूँ, विजित्य। विजित्य में यह शेष रहा, आगे उपसर्ग कौन सा है, वी। आगत्य, आगत्य, आ उपसर्ग, गम धातु, ल्यप प्रत्यय। तो दोनों की कंपैरिजन करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे तो हमें पहचान ध्यान में होनी चाहिए। कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है और ल्यप प्रत्यय में य शेष रहता है। तीसरा प्रत्यय है तः प्रत्यय। कई लोग इसको कतः बोलते हैं, क साइलेंट है। साइलेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से स्वर निकला हुआ है, तो इसमें शेष रहता है तः और लोप किसका होता है, क का। यह हमारे मस्तिष्क में अच्छे से ध्यान होना चाहिए हमको। तः प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक क्रियाओं में होता है। कौन सी क्रियाओं में, भूतकालिक क्रियाओं में। अब मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ छोटा सा, जैसे वह गया। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था अनुवाद के नियम, ठीक है ना। अनुवाद के नियम मैंने आपको क्या बताया था, अब वह को हमने नंबर दिया था 1 नंबर। क्या नंबर दिया था, 1 नंबर। अगर ये 1 नंबर है तो क्रिया भी 1 नंबर की होगी, यहाँ पर भी हमने दे दिया 1 नंबर, ठीक है ना। अब ये गया कौन सा काल है, भूतकाल है। भूतकाल के लिए हमने लगाया था सह अगच्छत, ठीक है ना। सह अगच्छत। वाक्य निर्माण में मैंने आपको बताया था, वाक्य निर्माण में 1 नंबर है
करता तो क्रिया भी एक नंबर ही होगी, काल का ध्यान रखना जरूरी है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सह अगच्छत भी सही है और सह गतः वह गया, ये देखो काम में आ गया। अनुवाद के नियम में भी संस्कृत व्याख्या करते हैं तब भी हम परिवर्तित करके लिखते हैं ना, सह अगच्छत की जगह पर अगर हम सह गतः लिखेंगे तो भी सही होगा। लेकिन अगर आ गया वह गई, लड़की गई, तो यहाँ पर स के स्थान पर आएगा सा और यहाँ पर आएगा गता, क्योंकि कतः प्रत्यय 3 लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कतः प्रत्यय में पुल्लिंग में तह, स्त्रीलिंग में ता, नपुंसकलिंग में तम, और लोप किसका हो गया, हलंत क का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए गतः गम प्लस कतः पुल्लिंग, गता गम प्लस तह स्त्रीलिंग, गतम गम प्लस नपुंसकलिंग। फिर है कत्वतु। अब देखो इन दोनों की हमने कंपैरिजन की थी, अब इन दोनों की, इसका प्रयोग भी भूतकालिक क्रियाओं में, इसका प्रयोग भी भूतकालिक क्रियाओं में, ठीक है। लेकिन कत्वतु में शेष क्या रहता है, वान वती वत। मैंने कहा वह गया, अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया, सह अगच्छत भी सही है, सह गतः भी सही है, सह गतवान, वान वती वत, वान का प्रयोग कत्वतु प्रत्यय में, वह वाक्य निर्माण, यानी हिंदी में तो एक ही वाक्य है, सब वह गया, लेकिन इसकी संस्कृत जब अनुवाद करेंगे तो हम 3 तरह से कर सकते हैं। अनुवाद के नियम, कर्ता के अनुसार क्रिया, सह अगच्छत। फिर हम प्रत्यय के अनुसार, अगर हमको प्रत्यय की पूरी जानकारी है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सह गतः। तीसरा वह गया, सह गतवान, वो भी ठीक है, यानी कि एक ही चीज के 3 आंसर और तीनों ही आपके बिल्कुल करेक्ट है। वह गई, सा अगच्छत, सा गतवती, सा गता, उसने पाठ पढ़ा, सह पाठम अपठत। ओके, वो था अनुवाद के नियम के अनुसार। प्रत्यय के अनुसार उसने पाठ पढ़ा, सह पाठम पठितः, उसने पाठ पढ़ा, सह पाठम पठितवान, वो भी ठीक है, यानी एक ही के 3 आंसर हो गए और तीनों ही सही है। लेकिन हमको नियमों की, व्याकरण की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। वानवती और वत लोप हो गया क का, कत्वा में लोप किसका हुआ था, क का, बचा क्या था, त्वा। ल्यप प्रत्यय में किसका लोप हुआ, ल और प का, बचा क्या है, शेष य। कतः प्रत्यय में लोप किसका हुआ, क का। कत्वतु में वान वती और वत। अब इसमें लोप किसका हुआ, देखो तवत शेष रहता है। आपकी किताबों में आपको ये मिलेगा कि तवतु प्रत्यय में तवत शेष रहता है। एक सामान्य जानकारी के लिए, जैसे आपको आराम से याद हो जाए, आराम से आप वाक्य प्रयोग की हो, इसलिए करो, इसके लिए मैंने बना दिया वान वती वत, हसितवान हसितवती हसितवत। इसमें भी लोप हो गया क का और ऊ का भी इसमें लोप हो गया। तुमुन प्रत्यय में बिल्कुल सरल है, तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय में सबको ध्यान है। तुमुन प्रत्यय में शेष क्या रहता है, तुम, माँ के नीचे हलंत होना बहुत ही ज़रूरी है। कई बच्चे तुम याद रखते हैं, तुम लिख देते हैं, जो कि गलत है, तुम होता है शेष, ठीक है ना। इसका प्रयोग किसके लिए होता है, के लिए, वह पढ़ने के लिए जा रहा है। सब पठितुम गच्छति, मैं पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। अहम पठितुम आगच्छामि, पठितुम का होता है तुमुन, तुमुन में तुम और तुम का प्रयोग होता है के लिए। हसितुम, हंसने के लिए, हस प्लस तुम, एक वचन, इसमें पुल्लिंग में ही चलता है। अभी देखो ध्यान देना, कत्वा प्रत्यय एक में चलेगा, चाहे लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, कोई भी लिंग हो, इसमें सारे लिंगों में त्वा ही शेष रहेगा। ल्यप प्रत्यय ये भी एक ही रहेगा। तह प्रत्यय 3 लिंगों में चलेंगे, कत्वतु में वहाँ 3 लिंगों में चलेंगे, यानी कत्वा एक में चलेगा, सब में पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, सब में त्वा ही रहेगा। ल्यप में भी एक में सिर्फ यही रहेगा। लेकिन तह प्रत्यय की बात जब हम करेंगे तो 3 लिंगों में अलग अलग तरह के वाक्य, तह ता तम, तत्कत्वतु भी 3 में, वानवती वत। तुमुन एक प्रकार से ही, तुम, पठितुम वह हंसने के लिए जा रहा है, वो हंसने पढ़ने के लिए आ रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रही है, कोई भी लिंग हो भले। लेकिन तुमुन में तो केवल तुम ही शेष रहता है, केवल मात्र। अभी तह और तवतु जितना हमने पढ़ा है वो तीनों लिंगों में चलते हैं, बाकी कत्वा, ल्यप और तुमुन सभी क्या होंगे, एक ही चलेंगे। फिर है क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय भी मैंने आपको पहले पहचान बताई थी पिछले वीडियो में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, अन, अंति और अद। इसका प्रयोग वर्तमान कालिक क्रियाओं में किया जाता है। कौन सी क्रियाओं में, वर्तमान कालिक क्रियाओं में। और तह प्रत्यय का प्रयोग
भूतकालिक क्रियाओं में किया जाता है। वह पढ़ते हुए जा रहा है, वह हंसते हुए आ रहा है, हंसते हुए, जाते हुए, जिसे अपन कहते हैं ना कंटिन्यूस, इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यू टेंस, ठीक है ना। तो हुए अर्थ में, वर्तमान कालिक क्रियाओं में हुए अर्थ में इसका प्रयोग होता है अन, अंति और अर्थ। उदाहरण के लिए गच्छन, जाते हुए, गम प्लस शत्रु, शत्री प्रत्यय सॉरी, और स्त्रीलिंग में गम प्लस शत्री, गच्छति। नपुंसकलिंग में गम प्लस शत्री, गच्छत, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। कत्वतु में वान, वति, वत। अब आते हैं हम सानच प्रत्यय में। जिस प्रकार से ल्यप प्रत्यय की एक महत्वपूर्ण पहचान थी वो था उपसर्ग युक्त शब्द होने ज़रूरी हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे सानच प्रत्यय में अभी तक हमने जितने पढ़े हैं प्रत्यय, उन सब में धातुएं कौन सी थी? परस्मयी पदी। कौन सी थी? परस्मयी। एकमात्र अभी हमारे पाठ्यक्रम में है सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय के अंतर्गत आत्मनेपदी की धातुओं का प्रयोग किया जाता है। कौन सी पद की? आत्मनेपदी की, जो कि आपको बिल्कुल अलग से ही दिखेगी। जैसे गम, पट, हस, वद, रूटीन में हम जो काम में लेते हैं वो सारी धातुएं कौन सी है? परस्मयी पदी, ठीक है। अब वर्तमान कालिक क्रियाओं में सानच प्रत्यय में आत्मनेपदी कौन कौन सी होती है? आत्मनी, सेव है, वृत्त है, और भी बहुत सारी धातुएं हैं, ठीक है ना। आत्मनेपदी धातु में इसका प्रयोग किया जाता है। सेवमान, हाँ मैंने आपको पहले बताया था सानच प्रत्यय में आनह पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में आना, नपुंसकलिंग में आनम, ठीक है ना। लेकिन ये आत्मनेपदी की धातुओं में सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सेवमानः, सेव धातु प्लस सानच प्रत्यय। वर्तमानः, वृत्त धातु प्लस सानच प्रत्यय। वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमानम। फिर आते हैं तव्यत प्रत्यय में। तव्यत प्रत्यय में 3 लिंगों में चलते हैं। तव्यः, तव्या, तव्यम। पुनः स्मृति, तव्यः, तव्या, तव्यम। पुल्लिंग में तव्यः, स्त्रीलिंग में तव्या, नपुंसकलिंग में तव्यम। उदाहरण के लिए, और तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष रहता है। लोप किसका होता है? त का। किसका लोप होता है? त का। और चाहिए अर्थ में, मुझे पढ़ना चाहिए। पठितव्यम, हसितव्यम, हसितव्या, हसितव्यम। तव्या आया तो स्त्रीलिंग, तव्यः पुल्लिंग, तव्यम नपुंसकलिंग। उदाहरण के लिए हसितव्य एक शब्द है, हसितव्यः। तव्य में पीछे देखा तव्य बचा, हस धातु प्लस तव्यत प्रत्यय, हसितव्य बना स्त्रीलिंग में हसितव्या, और नपुंसकलिंग में जाते ही हसितव्यम। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके भी। वदितव्यः, वदितव्या, वदितव्यम। गंतव्यः, गंतव्या, गंतव्यम। फिर है अनियर प्रत्यय, ठीक है। जो कृदंत प्रत्यय का अभी लास्ट प्रत्यय है जो पाठ्यक्रम है अनियर। अनियर प्रत्यय भी 3 लिंगों में चलते हैं। इसका प्रयोग भी चाहिए अर्थ में ही होता है। पुल्लिंग में अनियः, स्त्रीलिंग में अनिया, और नपुंसकलिंग में अनियम। पठितव्यः, पठितव्या, पठनीयः, पठनीया, पठनीयम। पीछे देखो क्या आवाज है? अन्य। लोप किसका हुआ? र का। किसका लोप हुआ? र का। अनियर में अनियः, अनिया, अनियम, और तव्यत में तव्यः, तव्या, तव्यम। अब संक्षिप्त जानकारी एक बार पुनः देख लीजिए। तत्वा प्रत्यय में शेष रहता है त्वा, लोप होता है क का। ल्यप प्रत्यय में य शेष रहता है और उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं। इसमें ल और प का लोप होता है। ततः प्रत्यय में तः शेष रहता है, क का लोप होता है। तुमुन में तुम शेष रहता है, न का लोप होता है। सत्री प्रत्यय में अन शेष रहता है, श और री का लोप होता है। सानच प्रत्यय में आन शेष रहता है, श और च का लोप होता है। और तव्यत प्रत्यय में तव्यः शेष रहता है, 3 लिंगों में चलते हैं, और त का। तव्यत में तव्य शेष रहता है और त का लोप हो जाता है। और अनियर में अनीय शेष रहता है और र का लोप हो जाता है।
ठीक है ना। अब आपको अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में कृदंत प्रत्यय के जितने भी भेद बताए, मैंने आपको 8 भेद बताए हैं, 8 भेदों को अच्छी तरह से उनके नियम लिखने हैं और प्रत्येक जो कृदंत प्रत्यय का भेद है उसके 5-5 उदाहरण करने हैं। पुनः देख लीजिए, आज के गृह कार्य में कृदंत प्रत्यय के जो मैंने 8 भेद बताए हैं उन भेदों के नियम एवं प्रत्यय के 5 उदाहरण अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, ताकि आप अनुवाद जब करो व्याकरण आपकी अच्छी हो जाए और अच्छे से अच्छा आप हिंदी से संस्कृत अनुवाद कर सको और संस्कृत व्याख्या भी कर सको।